बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा और हम डिस्कस कर रहे थे बीएमएस 2020 का जनरल नॉलेज का पेपर विद फुल एक्सप्लेनेशन। ये पार्ट 7 है। अगर आपने बाकी लेक्चर्स अभी तक नहीं सुने तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके सुन सकते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले पेन ग्रेविटी एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रोवाइड करता है सीएसएस, बीएमएस और पीसीएस के क्वालिटी लेक्चर्स। तो हमसे आप जुड़ सकते हैं थ्रू यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल। और अगर किसी किस्म की सजेशन है या आपको कोई आंसर या क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें पेन ग्रेविटी पर ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आइडेंटिफाई द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज जीएसपी प्लस ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूरोपियन यूनियन। कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि जीएसपी प्लस की वजह से उसको क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है, फायदा हुआ है। और उसका सिंपल आंसर है टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स में कपड़ों का जो इंडस्ट्री है उससे मुराद है टेक्सटाइल और गारमेंट्स। ये था इसका सिंपल आंसर। अब इसके बाद हम इसमें दो चीजें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन यूनियन को और नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे जीएसपी प्लस कि ये होता क्या है और किस तरह से ये बेनिफिशियल है पाकिस्तान के लिए। यूरोपियन यूनियन बेसिकली ये यूरोपियन यूनियन का मैप है। यूरोपियन यूनियन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि 27 स्टेट जो कंट्रीज हैं या स्टेट्स हैं यूरोप की, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स के अंदर है। इसमें आपको एक चीज़ मैं ये बता दूं कि पहले ये 28 कंट्रीज थी यूरोपियन यूनियन के अंदर, जो मेंबर थे वो 28 थे। उसके बाद जिस तरह मैंने अब पीछे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया यूके को, जिसको ब्रिटिश भी कहते हैं, ये उसकी लोकेशन है। ये यूरोपियन यूनियन से निकल गया, मतलब कि ब्रेग्जिट हो गया। ब्रेग्जिट एक इशू था, आप कह सकें करंट अफेयर में 2016 में स्टार्ट होता है और इसका मतलब था ब्रेग्जिट यानी कि ब्रिटिश एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन से क्यों निकला, ये एक लंबी डिबेट है, इसकी तरफ मैं नहीं जा रहा, लेकिन इसमें सिंपल सा आपको ये बता दूं कि क्योंकि ये जो यूरोपियन यूनियन के सारे जो कलेक्टिवली डिस्कशन होती थी अबाउट डिफरेंट इश्यूज, कलेक्टिवली लास्ट बनते थे, तो उनमें क्या होता था, जो ब्रिटिश थे वो समझ रहा था कि मुझे इकोनॉमिकली नुकसान हो रहा है, तो इसलिए वो इसमें से निकल गया है। अब ये जो ब्रेग्जिट होता है इसकी मैं आपको डेट बता देता हूँ। ये 31 जनवरी 2020 के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है, यानी कि इस डेट को जो ब्रिटिश हैं वो यूरोपियन यूनियन से निकल जाते हैं। तो यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स हैं, प्रेजेंट जो उनके मेंबर्स हैं वो 27 हैं। अब आपको क्लियर होगा कि जो यूरोपियन यूनियन है ये क्या है, बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। किन की? यूरोप के 27 कंट्रीज की। ये था इसके बारे में। अब दूसरी चीज थी जीएसपी प्लस। जीएसपी प्लस बेसिकली जो होता है ये इसका ये अगर इसको चेक कर तो ये है जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस, ये है जीएसपी। अब ये है क्या बेसिकली ये अगर कुछ सिंपल करें तो ये है टैरिफ सिस्टम। ये जो सारी स्कीम है ये एक्सप्लेन करती है टैरिफ सिस्टम को। अब टैरिफ क्या है? टैरिफ एक टैक्स है। अगर आप इसको सादा, मैं बिल्कुल सिंपल इसको आ रहा, टैरिफ जो है एक टैक्स, स्पेशल टाइप है टैक्स की, जो कि खास तौर पर किस पर लगाया जाता है, जो चीजें आप इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से लगाती है, तो इसको कहते हैं टैरिफ। ये टैरिफ सिस्टम को, यानी कि ये जो जीएसपी है ये टैरिफ सिस्टम को बेसिकली एक्सप्लेन करता है। और टैरिफ क्या है? एक टैक्स है जो कि गवर्नमेंट लगाती है, जो चीजें वो खरीदती है उन पर, इंपोर्ट जो करती है उनके ऊपर लगाती है, जो एक्सपोर्ट करती है यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर ये सारी चीजें जो है वो लगाई जाती हैं। अब ये था इसका सिंपलेस्ट और टू द पॉइंट जो था, यानी कि आप कह लें एक्सप्लेनेशन। अब हम थोड़ा सा इसको कि टैरिफ जो है वो वर्क किस तरह से करता है। टैरिफ को मैं अगर सिंपलेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, ये एक कंट्री है, फॉर एग्जांपल कंट्री बी है और ये कंट्री ए है। अब कंट्री बी जो है आप समझ लीजिए पाकिस्तान है और ये यूरोपियन यूनियन, सिंपल बात में इस तरह से एग्जांपल है। ये तौलिया हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान तौलिया बनाता है और पाकिस्तान को वो $10 में क्या होता है तो उसकी कॉस्ट पड़ती है। अब वो $10 का सेल करता है। अब बेसिकली होना तो यहाँ पे चाहिए कि यहाँ पर आगे ये $10 का ही बिके, इसकी प्राइस $10 हो, लेकिन यूरोपियन यूनियन क्या करती है, ये वो 20% टैरिफ लगा देती है। जब वो 20% टैरिफ लगा देगी तो जो आपका तौलिया ₹10 का बिकना था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
12 रुपए का बिकेगा। अब इससे क्या होगा, आपकी चीज की प्राइस क्या होगी, हाई होगी टैरिफ की वजह से। जब हाई हो जाएगी तो अब 10 रुपए से 12 रुपए में आ गया। अब हो सकता है यही तौलिया चाइना वहां पर $10 का $8 का बना कर बेच रहा हो और उसको भी ऊपर 20% टैरिफ लगा दें तो वो $10 में पड़ गया। तो बेसिकली क्या होगा कि वहां पर फिर चाइना का तौलिया ज्यादा बिकेगा, आपका कम बिकेगा क्योंकि आपकी की प्राइस हाई होगी। तो यहाँ पे फिर क्या किया है, जो जीएसपी प्लस स्टेटस दिया है उससे क्या हो गया है, उसमें ये हुआ है कि जो 20% ऑफ पाकिस्तान की जो आइटम्स हैं, 20% जो एक्सपोर्ट्स हैं जो यूरोपियन यूनियन के ऊपर आ जा रही हैं उनको जीरो टैरिफ है, यानी कि कोई टैरिफ नहीं उनके ऊपर लगाया गया। जितने की वो यहाँ पे बना के कोस्ट पे बेचते हैं उतने की ही वहां पे बिकती है, उसके ऊपर गवर्नमेंट यूरोपियन यूनियन कोई जो है वो टैरिफ नहीं लगाती। अब दूसरी चीज यहाँ पे आ जाती है, 20% वो होगी जिन पे कोई नहीं लगाते और 70% वो वाली आइटम्स हैं जिनके ऊपर वो बहुत ही मिनिमम सा यानी कि थोड़ा सा माइनर सा वो क्या करते हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये क्यों लगा रहे हैं, ये जो उन्होंने स्टेटस दिया है जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान को, इसकी वजह से ये पाकिस्तान को ये जो है ये फायदा हो रहा है। अब आगे इसको मैं अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊं टैरिफ को, तो आपको मैं सिंपलिस्ट एग्जांपल देता हूं जो आपको प्रैक्टिकली नजर भी आ रही है। जब मेहरान गाड़ी तकरीबन 7 की थी, अब 8.5 लाख रुपए में जो है ये आपको मिल जाती है पाकिस्तान में। अब ये जो करोला है ये पहले आपको पता था 20-25 पे आती आती है, अब 30 प्लस हो गई है, 30 लाख यानी कि प्लस हो गई है, 0.3 मिलियन ये इसकी अब वैल्यू जा रही है प्लस में। अब होता क्या है कि ये जो आपका क्या ख्याल है, ये करोला की प्राइस ये है, नहीं करोला जो है ये कंपनी है जापान की, सॉरी टोयोटा। टोयोटा में अंदर आगे एक करोला एक वेरिएशन है, टोयोटा किसकी कंपनी है, जापान की। ये भी आप देख लें, होंडा भी जापान की है, ये भी आप याद कर लें, बात का पेपर में पूछा जा सकता है। अब जापान से जब ये गाड़ी पाकिस्तान को बेची जाती है तो इसकी प्राइस इतनी ही होती है 6 to 7 लाख। अब अगर 6 से 7 लाख की गाड़ी यहाँ पे आ रही है तो बकाया ये 30 लाख की कैसे बन गई, यानी कि इसके ऊपर जो है वो टैरिफ लगाती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब क्यों लगाती है, वो इसलिए लगाती है, अगर ये टैरिफ नहीं हम लगा गवर्नमेंट लगाती तो 6 से 7 लाख की अगर जो टोयोटा करोला गाड़ी यहाँ पाकिस्तान में मिल जाए तो आई थिंक सो कोई भी बंदा जो 7 या 8 लाख की मेहरान नहीं लेगा, हर बंदा ही ये टोयोटा करोला लेगा। तो ये फिर इसकी क्या हो जाएगी, इसकी सेल हो जाएगी जीरो। जब इसकी सेल जीरो हो जाएगी इट्स मीन कि जो पाकिस्तान की जो कार इंडस्ट्री है वो कभी भी डेवलप नहीं हो सकेगी। तो जो पाकिस्तान की कार इंडस्ट्री है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको थोड़ा सा पुश करने के लिए, टाइम देने के लिए कि वो भी इस लेवल पे आ जाए, तो ये क्या किया जाता है, टैरिफ लगाया जाता है इनके ऊपर और इनकी प्राइस जो है इनके बराबर कर दी जाती है इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन। तो ये इस वजह से होता है, ये है टैरिफ का जो बेसिक मकसद होता है, वो यही होता है कि इनकरेज डोमेस्टिक कंजप्शन। जो टैरिफ का जो मेन मकसद होता है वो होता है इनकरेज डोमेस्टिक कंजप्शन। अब कैसे, आपके सामने एग्जांपल मौजूद है इस तरह से कि इसकी प्राइस इतनी हाई कर दी कि लोग इसको लेने पे क्या हो गए, मजबूर हो गए। तो ये था कंसेप्ट टैरिफ का। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 22, द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू कायद-ए-आज़म बाय। इसका सिंपल आंसर है सरोजनी नेहरू। तो इसमें दो चीजें मैं डिस्कस करूंगा, एक तो सरोजनी नेहरू के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और दूसरा जो एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी है इसको, अब इन दो चीजों को, क्योंकि जो भी कोई टाइटल किसी को दिया जाता है, रिवार्ड किसी भी शख्सियत को दुनिया में दिया जाता है तो वो उसके किसी काम की वजह से दिया जाता है। तो एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो टाइटल था वो कायद आजम को क्यों दिया गया था ये एक्सप्लेन किया जाएगा। और सरोजिनी नेहरू के बारे में, सरोजिनी नेहरू बेसिकली 1879 टू 1949 ये इंडिया की एक स्टैंप है, जिस तरह से वफात के बाद इशू की जाती है तो ये इशू की गई थी उनके नाम की। अब इनमें इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये एक तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी और दूसरी ये पोएट भी थी, ये दो चीजें थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी थी और ये पोएट भी थी। ठीक हो गया। अब ये पहला कहाँ पे होती है जी, बंगाल के अंदर जो है हैदराबाद, यानी कि बंगाल हैदराबाद में इनकी पैदाइश होती है और इनकी जो डेथ होती है वो लखनऊ में होती है, लखनऊ यूपी। यूपी बेसिकली यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से पहचाना जाता है, वहां पर इनकी डेथ होती है।
ये तो गया इनका जो था पैदा होना और उनकी वफात। अब इनमें स्पेशलिटी क्या थी? एक तो इन्होंने ये एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का इनको नाम दिया। अब इनमें दो चीजें जो है मेन थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो फर्स्ट थिंग गवर्नर थी। किसकी? फर्स्ट गवर्नर थी यूपी की, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस की ये फर्स्ट गवर्नर थी जब जो है इंडिया बनता है, यानी कि पाकिस्तान इंडिया की जो पार्टीशन होती है, यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर ये 2 मार्च 1949 तक ये क्या थी? फर्स्ट गवर्नर थी यूपी की। और यही 2 मार्च 1949 को इनको हार्ट अटैक होता है और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। एक दूसरी चीज जो इससे पहले थी वो ये थी कि ये प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं ओवर इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं 1925 से 1926 तक। यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जितनी कितनी ज्यादा एक्टिव थी पॉलिटिकल अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर। तो ये थे इनके बारे में। अब ये तो इनका पॉलिटिकल एक्टिविटीज्म। अब दूसरा था इनका पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये यानी कि जो जब पॉइंट थी तो तब की इनकी, तो जब ये पॉइंट थी बेसिकली तो तब ये जो इनका निक नाम जो दिया गया था इनको इनकी शादी की वजह से वो था, काफी थे नाम लेकिन उनमें से एक ये था भारत की बुलबुल। एक तो ये चीज होगी। और उनके जो नोटेबल वर्क थे यानी कि जो इनका बहुत ज्यादा मशहूर था वो था इन द बाजार ऑफ हैदराबाद। ये बेसिकली 1912 को पब्लिश हुआ और ये ज्यादातर इसमें पॉइम्स जो हैं वो इन्होंने डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो है वो पॉइंट्स लिखी थी। तो ये था इनके बारे में। जो सरोजी नायडू थी उनके बारे में थोड़ा सा। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने डिस्कस करनी थी वो था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का अवार्ड कायदे को क्यों दिया गया? बेसिकली ये लखनऊ पैक्ट जो 1916 था 1916, इसकी वजह से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को ये जो टाइटल है, ये जो अवार्ड है वो दिया गया। अब होता क्या है 1960 के अंदर लखनऊ में, लेकिन दिसंबर 1916 लखनऊ के अंदर क्या होती है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड नेशनल कांग्रेस जो है इन दोनों की, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्या होता है, एक अजलास होता है, यहाँ पर एक सेशन होता है दिसंबर 1916 के अंदर। अब इस सेशन के अंदर क्या हो जाता है, एक एग्रीमेंट हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, लखनऊ पैक्ट कहते हैं इस एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट की स्पेशलिटी क्या थी? इस एग्रीमेंट में जो सबसे खास चीज थी वो ये थी कि जो कांग्रेस थी वो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वो एग्री हो गई थी टू सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसके बारे में फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जो है वो एग्री हो गई थी। क्या कि क्या था सेपरेट इलेक्टोरेट? बेसिकली ये था कि जो मिनोरिटीज हैं, रिलीजियस मिनोरिटीज हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर। प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर जो रिलीजियस मिनोरिटीज हैं उनको क्या किया जाए, रिप्रेजेंटेशन दी जाए। तो ये था बेसिकली इसका जो यानी कि लखनऊ पैक्ट की जो अहमियत थी। अब इसमें एक चीज तो ये होगी, दूसरी तरफ से क्या था कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसने भी एक यानी कि चल पड़ी थी कांग्रेस के साथ मिलकर आज़ादी की मूवमेंट में। लेकिन उन्होंने जो कांग्रेस को क्या किया, ज्वाइन कर लिया था कि डिमांड करेंगे हम इंडियन इकोनॉमी की, आज़ाद इंडिया की हम ब्रिटिश से डिमांड करेंगे। और इस वक्त जो जब लखनऊ पैक्ट होता है तो जो कायदे आजम थे वो दोनों साइड पे थे, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में भी थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी थे। दोनों साइड से ये अपना अहम रोल अदा कर रहे थे। और इस अहम रोल को अदा करने की वजह से यानी कि ये जो लखनऊ पैक्ट है बेसिकली ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, हिंदू मुस्लिम यूनिटीज को कहा जाता है। तो इस वजह से क्या था, कायदे आजम को ये जो टाइटल दिया गया था, ये जो एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी कि इन्होंने लखनऊ पैक्ट में हिंदुओं को और मुसलमानों को दोनों जमातों को इकट्ठा किया ताकि वो क्या करें, वो कांग्रेस जो ये इंडिया अपना ब्रिटिश हैं उनसे इंडिया की आज़ादी की बात कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच, ये था आज का लेक्चर। और फर्दर लेक्चर आप हमसे जुड़े रहे पेन ग्रेविटी के थ्रू। यूट्यूब चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब करें,
फेसबुक पेज को लाइक करें और उसके साथ साथ पैनिक लाइब्रेरी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डीपली एक्सप्लेनेशन या आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।